नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं चुनावी रणनीति। लोकसभा चुनाव के पहले दौर के लिए आज 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर मतदान हुआ। इसमें महाराष्ट्र की 7 नक्सल प्रभावित सीटें, छत्तीसगढ़ की सीट भी शामिल थी। 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक बिहार में 50.26% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में 80.9%, ये सबसे हाई परसेंट है वोटिंग का। पश्चिम बंगाल में 80.9% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 59.7%, उत्तराखंड में 57.9%, ओडिशा में 66%, तेलंगाना में 60.6%, जम्मू कश्मीर में 54.5% वोटिंग हुई और उत्तर पूर्व के राज्यों में मतदान का प्रतिशत भी अच्छा रहा है। जैसे मणिपुर में 78.2% वोटिंग है, नागालैंड में 78.7%, असम में 68% और मेघालय में 62% वोटिंग हुई। बड़े राज्य जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में आज मतदान हुआ है, जिसमें कई दिग्गज मैदान में हैं। बिहार में 4 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, जिसमें हाई प्रोफाइल नेता चिराग पासवान की भी सीट है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी कई सीटें हैं, जिसमें दिग्गज वीके सिंह, जयंत चौधरी जैसे नेता शामिल हैं। इसके अलावा सहारनपुर से जो बहुत बहुचर्चित कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इमरान मसूद, वो भी रेस में है। और इमरान मसूद क्यों बहुचर्चित है ये आपको बता दें। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ साल पहले जो बोटी बोटी शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके बदले मोदी इस दफ़ा जब वहाँ पर रैली के लिए गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ वो लोग भी रहते हैं जो बोटी बोटी की बात करते हैं और हम वो हैं जो बेटी बेटी को सुरक्षा देते हैं। इमरान मसूद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार की सियासी लड़ाई राजनीतिक दलों की बजाय 2 गठबंधनों में है। पहले चरण में 4 सीट पर वोट डाले गए, जिसमें नवादा, जमुई, गया और औरंगाबाद है। जमुई हाई प्रोफाइल सीट है, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और यहां से पासवान परिवार की सियासी साख बचाए रखने की लड़ाई है। चिराग पासवान यहां सांसद हैं। वहां पीएम मोदी से लेकर नीतीश कुमार उनके समर्थन में सभाएं कर चुके हैं। एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी की राजनीतिक ताकत की ये अग्नि परीक्षा है। महागठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी, आरएलएसपी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि कांग्रेस इस दौर में बिहार में भी किसी सीट पे नहीं लड़ रही है। एनडीए की तरफ से नवादा और जमुई सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ रही है। एनडीए और महागठबंधन की इस लड़ाई पर सीधे सवाल करेंगे एलजेपी के चिराग पासवान से। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पोलिंग क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां कोई भी पोलराइजेशन बीजेपी की मदद कर सकता है और इस बंटवारे की राजनीति का चेहरा इमरान मसूद हैं, जो हमारे साथ शो में कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन इमरान मसूद के पास जाने से पहले सबसे पहले सीधा सवाल चिराग पासवान से। चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चिराग। जमुई में आज वोटिंग हुई है, आप लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे हैं, जमुई से आप सांसद हैं, आप क्षेत्र में लगातार काम करते रहे। इस बार भी बड़ी कड़ी मेहनत की है आपने। आपके खिलाफ आरएलएसपी के भूदेव सिंह हैं। जितने आप वोटों से पिछली बार जीते थे, कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला सख्त है, लेकिन आपको क्या लगा आप इतना घूमे यहाँ पर? आपके क्षेत्र में आपके काम पर वोट डल रहे हैं या यहाँ पर मोदी जी का नाम काम कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है हर बार की तरह मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इस बार भी विकास ही रहा है और मुझे खुशी है कि विकास के आधार पर लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। मेरा खुद के कैंपेन की टैगलाइन यही है, चिराग के नाम पर, चिराग के काम पर। तो एक तरफ मुझे अपने काम पर भरोसा है, दूसरी तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भरोसा है, तीसरी तरफ नीतीश कुमार जी के साथ पर भरोसा है और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे नेता, मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद साथ में। तो मुझे लगता है तमाम परिस्थितियां आपस में मिलाकर मुझे इस बात का विश्वास देती हैं कि परिणाम अच्छे रहेंगे। और क्योंकि मैंने ईमानदारी से पिछले 5 साल में काम किया है, तो इसलिए मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। नीति आयोग ने खुद मेरे कार्य को सराहा। टॉप 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री जिन्होंने सबसे ज़्यादा पिछले 5 साल में काम किया, उसमें जमुई भी शामिल है। और ये नीति आयोग कह रहा है और ये पूरे देश भर के जिलों का मूल्यांकन करने के बाद ये कह रहे हैं। 99 पायदान पर था, जमुई 9वें पायदान पर आया। तो कहीं ना कहीं काम मैंने किया है, अच्छा काम किया, ईमानदार प्रयास किया मैंने काम करने का, जनता के बीच रहा हूँ निरंतर। तो ये तमाम बातें मुझे इस बात का विश्वास दिलाती हैं कि 2014 से बेहतर परिणाम 2019 में होंगे। बिल्कुल चिराग, आपने काफी काम किया है, आपके काम की सराहना हुई है, आप लगातार विकास की बात कर रहे हैं, चिराग के नाम पर, चिराग के काम पर की बात कर रहे हैं। लेकिन कैंपेन से ज्यादातर अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो विकास तो नदारद रहा है और बात जाति और धन पर ही आ जाती है, क्योंकि आपके यहाँ पर भी राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। आरएलएसपी मैदान में है, कहा जा रहा है कि जो कुशवाहा वोट है उनके साथ जाएंगे, यादव, निषाद, मुस्लिम
इनको भी अगर देखें तो ये ब्लॉक्स जो हैं वो भी उनके वोट पर भी आरएलएसपी की नजर है। तो विकास कितना मायने रखता है, क्योंकि जाति के आधार पर ही सीटें बंट रही हैं और टिकट मिल रहे हैं। जी नगमा जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, बट मुझे खुशी है इस बात की क्योंकि 2014 में पहली बार देखिए हमारे बिहार, यूपी, प्रदेश के लिए ये निरंतर कहा जाता है कि यहाँ पे जातीयता हमेशा विकास के मुद्दे के ऊपर हावी हो जाती है, और हम लोगों ने देखा भी कहीं ना कहीं ये विडंबना है, बट सत्यता भी है इसमें कि जातीयता अक्सर हावी हो जाती है। पर 2014 में पहली बार मैंने मेरे प्रदेश बिहार में जातीयता के पैमानों को टूटते हुए मैंने देखा, उनके दायरों को मैंने टूटते हुए देखा, और लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर 2014 में मतदान किया। यही विश्वास मुझे पुनः है, और जिस तरीके से मैं भी घूम रहा हूँ और जिस तरीके से हम लोग का भी कार्यकाल पिछले 5 साल में रहा, सबका साथ सबका विकास, तो इस बात का विश्वास है मुझे कि पुनः इस बार भी जातीयता आधार नहीं बनेगी और लोग जात पात धर्म मजहब से उठकर विकास के नाम पर मतदान करेंगे। और इस बार लोगों के लिए कंपेयर करना खासतौर पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत आसान है। उन्होंने 9 से 14 देखा, 14 से 19 भी देखा। 9 से 14 के जो सांसद यहाँ के रहे वही इस बार मेरे प्रतिद्वंदी हैं, मेरे ऑपोजिशन में वही खड़े हैं महागठबंधन की तरफ से। तो उन्होंने उनका भी कार्यकाल देखा है, मेरा भी देखा है। उनके लिए मुझे लगता है मूल्यांकन करना जमुई वालों के लिए, जमुई वासियों के लिए आसान है, और मैं चाहूँगा कि उसी के आधार पर वो मत करें। जी, आप कह रहे हैं कि लोगों के लिए काम को की तुलना करना आसान होगा, लेकिन जो चुनाव के करीब कैंपेन रहा है हर जगह, वो तो ध्रुवीकरण की बात ही करता रहा। हमने बोटी बोटी बेटी बेटी की बात सुनी, हमने राष्ट्रवाद की बात सुनी, बालाकोट पर जो हवाई हमला हुआ उसका इस्तेमाल चुनाव कैंपेन में हुआ। तो कहाँ विकास और कहाँ काम की बात हुई है? देखिए खैर, मैं किसी भी तरीके के नगमा जी मैं पोलराइजेशन का मैं पक्षधर नहीं रहा हूँ, और कम्युनल पोलराइजेशन का तो मैं बिल्कुल भी पक्षधर नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज की तारीख में जनता इतनी जागरूक है कि उनको किस विषय को चुनना और किसको अपना एजेंडा बनाना है, वो इस बात के लिए सक्षम है, जानकार है। मैं बालाकोट का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। पोस्ट बालाकोट जिस तरीके से जनता में उत्साह देखने को मिला, और इसको राष्ट्रवाद से ज़्यादा मैं इसको राष्ट्र सुरक्षा के पैमाने से मैं इसको देखूंगा। और मुझे लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे देश का एक बहुत बड़ा एजेंडा अपने में है, और इसकी भी नींव में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है। आज अगर भारत ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरिक्ष के स्तर पर भी, ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरिक्ष में भी भारत अगर एक महाशक्ति के तौर पर उभर कर आया है और लोग इससे उत्साहित हैं, तो उसकी भी नींव में कहीं ना कहीं विकास ही है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी सेना को, हमारे वैज्ञानिकों को, जिस तरीके से उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए उन्होंने जिस तरीके से चीज़ें डिवाइस की हैं। तो डेफिनेटली लोगों में इस बात का उत्साह है, लोग इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि देश में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिन्होंने लोगों के मन में एक सुरक्षा का भाव दिया। मैं भी जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता हूँ तो इस विषय को मैं नहीं उठाता, इस विषय को जनता ही उठाते हैं कि सर हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सीना 56 इंच का है। मैं उन्हें कहता हूँ 56 का नहीं, 156 इंच का है, कि जिस तरीके से उन्होंने इन तमाम घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया। तो डेफिनेटली विकास भी मुद्दा, उसके अलावा ये भी मुद्दे हैं। जी, विकास भी मुद्दा है, ये भी मुद्दे हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो हैं वो सेना के लिए, सेना के नाम पर उन्होंने वोट मांगे हैं। और जहां तक ध्रुवीकरण, योगी जी ने मोदी जी की सेना कह दिया। और अगर ध्रुवीकरण की बात करें तो जब राहुल गांधी वायनाड से भी लड़ने की बात करते हैं अमेठी के अलावा, तो प्रधानमंत्री से सीधे धर्म से जोड़ते हैं और कहते हैं कि वो बहुसंख्यक वोटरों से डर गए इसलिए वो वायनाड जा रहे हैं। तो उनके कैंपेन में यही छाया रहा है। देखिए खैर, प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है खुद बहुत समझदार और खुद बहुत जानकार हैं। उनके मुद्दों को मुद्दा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं बहुत छोटा हूं उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में उनसे कि मैं उनकी बातों पर कोई टिप्पणी करूं कि वो सही है कि नहीं है। बट बहरहाल जैसा मैंने कहा कि मैं जब अपनी लोकसभा तक अभी सीमित हूं, मैं अभी इसके बाद कहीं बाहर गया नहीं हूं। पहले फेज़ में ही मेरा चुनाव था, तो मैं सिर्फ अपने काम पर, आप मेरा कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए, मैंने सिर्फ अपने काम के आधार पर लोगों से उनका आशीर्वाद मांगा है। ना किसी को नीचा दिखाकर मैं अपने आप को बड़ा दिखा रहा हूँ, ना किसी ऐसे मुद्दे को उठा रहा हूँ जो कि मेरी क्षेत्र की जनता से मायने ना रखते हो। तो आपका नारा एक ही है, चिराग के नाम पर, चिराग के काम पर। आपके पिता ने लेकिन कहा कि प्रधानमंत्री की पोस्ट जो है वो 2024 तक अब खाली नहीं है। आप भी मानते हैं कि मोदी जी बने रहेंगे और अभी कोई वैकेंसी नहीं है?
मैं बिल्कुल मानता हूँ। और मेरे पिताजी को खैर मैं समझने में मुझे कभी कभी थोड़ी सी समय लगता है कि लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, कि उनकी तारीफ कर रहे हैं, बट जब उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है तो मुझे गर्व होता है। अगर वो जनता की नब्ज़ को समझ पाते हैं तो मुझे खुशी होती है इस बात को सुनकर। मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लेता हूँ। और जब एज अ मौसम वैज्ञानिक उन्होंने इस बात को कह ही दिया कि 2024 तक कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद की, तो मैं इस बात को स्वीकारूंगा कि कोई वैकेंसी नहीं है। और महागठबंधन की चुनौती आपके सामने है। आप एनडीए के सहयोगी हैं, लेकिन महागठबंधन जो है वो एक आपको चुनौती दे रहा है, और लालू जी की जो गैर मौजूदगी है, आपको लगता है कि क्या उससे महागठबंधन की चुनौती आपके लिए कुछ कमजोर है और आपके लिए कुछ राह आसान हुई है इससे? क्या महागठबंधन इस वक्त कमजोर है क्योंकि लालू जी को कोर्ट ने कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी? देखिए नगमा जी, ऑनेस्टली बोलूँगा, जब मैं कैंपेन भी कर रहा था और जिस तरीके से उत्साह मुझे लोगों में देखने को मिला और जिस तरीके से इस बार जन समर्थन मुझे मिला है, मुझे लगता है 2014 से बेहतर और ज़्यादा जन समर्थन इस बार मुझे मिला है। बट बहरहाल जो बातें आपने कही, मुझे लगता है कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, जातीयता के दायरे इस बार मुझे टूटते हुए पुनः दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि लोग जात पात धर्म मजहब से उठकर पुनः इस बार एक ऐसे नेता के पक्ष में मतदान करेंगे जिसने पिछले 5 साल में अपने आप को प्रूव किया है, विकास के कार्य किए हैं। और मुझे गर्व है इस बात का, जो जो काम मैंने किए हैं, पहला केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर दिया, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर मैं खुलवा रहा हूँ, यहाँ पर रेल की एक 2800 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना मैं लेकर आया हूँ। किसानों के लिए हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र, FCI का डिविजनल ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर खुला। तो ये कार्य मैंने किए हैं और मेरा विश्वास है कि जनता मुझे सिर्फ और सिर्फ उन कार्यों के आधार पर अपना आशीर्वाद देगी। लेकिन जिस महागठबंधन की जो चुनौती की बात है, लालू जी अगर बाहर होते तो क्या कहानी कुछ और होती? उनको कैंपेन करने की इजाजत नहीं मिली है। महागठबंधन की चुनौती को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन को चुनौती, और नगमा जी मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं ऑन द अदर साइड हूँ। हकीकत यह है कि जिस तरीके से महागठबंधन में निरंतर एक वो रशाकशी रही है, अभी भी खींचतान चल रही है, कई ऐसी सीटें हैं जिसमें अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसका नुकसान, जब आपके शीर्ष नेताओं का तालमेल सहज नहीं होता है, तो इसका नुकसान नीचे देखना मिलता है। ज़िला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, ब्लॉक स्तर के हों, पंचायत स्तर के हों, उनमें भी वो सहजता नहीं दिखती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे गठबंधन ने जिस खूबसूरती से इस अलायंस को बनाया, अनाउंस किया, तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ आकर हम लोगों ने सीटों के बंटवारे की घोषणा की, सारे प्रदेश अध्यक्षों ने एक साथ सीटों के चयन की, प्रत्याशियों की घोषणा की, तो सहजता दिखती है, कंफर्ट दिखती है, और इसका डेफिनेटली बेनिफिट होता है नीचे। बट वहीं जब वह असहजता ऊपर दिख रही है महागठबंधन में, तो उसका नुकसान भी डेफिनेटली होगा। महागठबंधन में चिराग, आप कह रहे हैं कि एक असहजता है, जबकि आप लोगों में एक एकता दिखाई दे रही है, लेकिन महागठबंधन में जो ये असहजता है, क्या उसकी एक वजह ये भी है कि उनके बड़े नेता जो है वो बाहर नहीं हैं, वो जेल में हैं, उनको कैंपेन तक करने की इजाजत नहीं होती है? वो अगर बाहर होते और कैंपेन कर रहे होते आज, तो क्या ये लड़ाई कुछ अलग होती? वो रहते तो चुनाव में रोज़ कुछ एक नया और बेहतर कुछ देखने सुनने को मिलता। वो चुनाव को बहुत रोचक बना देते हैं। उनकी जिस तरीके से उनकी शैली है बोलने की, वो बहुत अलग है। उससे मुझे नहीं पता कि महागठबंधन को लाभ नुकसान कितना होता, बट हाँ, एंटरटेनिंग चुनाव ज़रूर हो जाता है। जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, जिस तरीके से वो शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो एंटरटेनिंग ज़रूर हो जाता है। बट मुझे नहीं पता कि उससे महागठबंधन को नुकसान या फ़ायदा कितना होगा। मैं उन पे सोचने की बजाय, उन पे अध्ययन करने की बजाय मैं ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ हमारे गठबंधन पर। अपनी वीकनेसेस को सुधार रहा हूँ, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ। की गैर मौजूदगी पर आप ये जरूर कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट फैक्टर जो है वो कम हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चिराग पासवान, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू नगमा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चिराग पासवान एलजेपी के बड़े नेता, जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से सांसद हैं, इस दफा अपनी सीट बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे साथ हम चुनावी रणनीति में एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद। तो आप देख रहे हैं चुनावी रणनीति, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद, जो कि अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर गए थे तो इमरान मसूद के बयान की तरफ बिना नाम लिए इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि हम वो लोग हैं जो बेटी बेटी को सुरक्षा देते हैं, जबकि बोटी बोटी करने वाले लोग भी यहीं रहते हैं। इमरान मसूद, स्वागत है आपका इस शो में। सहारनपुर में मायावती ने जो कहा कि मुस्लिम
वोट बटे नहीं, उनके इस बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और उनका इशारा आपकी तरफ था क्योंकि गठबंधन की तरफ से भी मुस्लिम उम्मीदवार है। आपको क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मायावती जी की बात के ऊपर मुसलमान यकीन नहीं करता, क्योंकि मायावती जी कहीं नीतीश कुमार की तरह ना कर दें। मुसलमान के दिल में सबसे बड़ा डर यही है कि लालू प्रसाद यादव को साथ लेकर नीतीश जी ने वोट ले लिया था, लेकिन जब सरकार बनाई तो फिर उन्होंने भाजपा के साथ सरकार बना ली। यही स्थिति बिल्कुल मायावती जी के साथ है। लेकिन भीम आर्मी ने भी आपके समर्थन की बात कही है। आपने प्रियंका गांधी को चंद्रशेखर से भी मिलाया। भीम आर्मी के समर्थन से मदद मिलेगी या मदद मिली यहाँ पे आपको? देखिए, चुनाव के अंदर पूरी जगह भीम आर्मी के लोग हमारा चुनाव लड़ा रहे हैं और हर बूथ के ऊपर वो खड़े हुए लड़ रहे हैं। तो वोट तो कितना मिलेगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन भीम आर्मी का निश्चित रूप से मेरे साथ समर्थन पूरी तरीके से चल रहा है। क्या अब आप इसके बदले वाराणसी में चंद्रशेखर के लिए प्रचार करेंगे अगर वो वहां पर पीएम मोदी के खिलाफ लड़ते हैं? देखिए, मैं पार्टी से बंधा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं पार्टी के निर्णय के साथ रहूँ। अच्छा, पिछले चुनाव में बीजेपी के राघव लखनपाल ने आपको हराया, फिर विधानसभा चुनाव में भी आप नहीं जीते। तो इस बार इतनी जो चर्चा आपके इर्द गिर्द है, ऐसा क्या है जिससे आपको लग रहा है कि आपको जीत का भरोसा है? देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं, लोगों के काम करते हैं, 24 घंटे लोगों के बीच में रहता हूँ और ये चुनाव नाम के ऊपर नहीं, काम के ऊपर हो रहा है। राघव लखनपाल जी ने पिछले 5 साल के अंदर ना किसी कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा के लिए बात की, विकास की तो बात बहुत दूर की है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात नहीं की। तो इसलिए राघव लखनपाल के साथ लोगों की नाराज़गी, और जो भाजपा के कार्यकर्ता जिनके सम्मान की लड़ाई भी मैंने लड़ी, वो तमाम लोग भी मेरे साथ लगे हुए हैं। तो इसलिए मुझे हर बूथ के ऊपर वोट मिल रहा है। कोई बूथ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मुझे वोट ना मिल रहा हो। ये काम पे वोट हो रहा है आपके लिए, लेकिन बड़े बड़े नेता आपके लिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी हाई प्रोफाइल हो गई है कि वहां पर आ रहे प्रचार करने के लिए। प्रियंका गांधी ने आपके लिए रोड शो किया। जिस तरह से वो प्रचार कर रही हैं, प्रियंका गांधी के आने से आपकी ये लड़ाई कितनी आसान हुई है या उनके आने पर से क्या असर पड़ेगा? देखिए, प्रियंका जी सहारनपुर आई थी और सहारनपुर के अंदर मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक स्वागत सहारनपुर की जनता ने प्रियंका जी का किया। और प्रियंका जी का ही करिश्मा है कि प्रियंका जी के आने के बाद शहर के अंदर सारी सड़कें जाम थी और लोग उनके साथ पागलों की तरह गर्मी के अंदर भी झूम झूम करके चल रहे थे। तो प्रियंका जी का निश्चित रूप से असर है और वो पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव में दिखाई भी देगा। आपको, जैसे मैं बार बार कह रही हूं कि आपके बयान जो हैं वो बहुत चर्चा में रहे और उस पर पीएम मोदी ने टिप्पणी की। सहारनपुर की रैली में आपके 2014 के विवादित बयान का उन्होंने जिक्र किया, आपका नाम लिए बगैर। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के मुंह से इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का भाषण मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी अगर फोकस करके बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए थी गन्ना के किसान का बकाया भुगतान का क्या हुआ। जो आप वादे बड़े बड़े करते हो कि आपने किसानों की आय दोगुना कर दी, यहाँ किसान बर्बादी के कगार पर पहुँच गया। पॉपुलर जब हम सरकार में थे और हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे तो हम 1250 रुपये पॉपुलर की खरीद कराते थे हरियाणा के अंदर। आज पॉपुलर की खेती करने वाला किसान पॉपुलर को काटने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि 250 रुपये से भी उसकी लागत पूरी नहीं हो पा रही। गन्ने के किसान का कई सौ करोड़ रुपया हमारे यहाँ का बकाया पड़ा हुआ है। तो नौजवान के रोज़गार का वादा उन्होंने किया था। नौजवान हमारे यहाँ का बेरोज़गार है और रोज़गार की तलाश के अंदर धक्के खाता हुआ फिर रहा है। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात ना करके उन्होंने बात की इमरान के ऊपर। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन व्यक्ति को देश के सामने बताना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में जो वादे किए थे उनमें से कितने पूरे किए और आने वाले 5 साल में वो क्या करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका इमरान मसूद। आप कह रहे हैं कि आपने जो बयान दिए वो भले विवादित हों, लेकिन प्रधानमंत्री को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उनके पास ज्यादा और महत्वपूर्ण बातें हैं बात करने के लिए। इमरान मसूद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सहारनपुर से और अपने विवादित बयानों की वजह से ही वो चर्चा में रहे हैं। चुनावी रणनीति में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।